गुड इवनिंग गाइज, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नेंस। ठीक है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है गवर्नेंस की अवधारणा, लेकिन स्पेशली इसमें जो क्वेश्चन आज के समय में जो आता है स्पेशली ई गवर्नेंस से आता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका 250 शब्दों में लिखना है। ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ई गवर्नेंस के विभिन्न चरणों एवं लाभों का उल्लेख कीजिए। इसके सम्मुख मुख्य चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न को देखा जाए, इसको कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ई गवर्नेंस को स्पष्ट करना है छोटे से, मतलब कुछ लाइनों में। उसके बाद ई गवर्नेंस के विभिन्न चरण बताने हैं, इसके लाभ बताने हैं। ठीक है, और इसके सम्मुख जो चुनौतियां हैं उसको उल्लेख करना है। तो इस तरह से आप इसको 1, 2, 3 और 4 भागों में इसे बांट सकते हैं। ठीक है, तो चरण और लाभ एक ही में हो जाएगा और चुनौतियां जो है उसको बाद में बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जैसा कि हम लोग पहले से करते चले आए हैं। तो ई गवर्नेंस मूलतः सरकारी कार्यकरण की प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। क्या है? जो सरकारी कार्यकरण की प्रक्रिया है इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का क्या है, एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, जिसमें नागरिकों, व्यवसायों व सरकारी विभागों को सूचना का आदान प्रदान करना। ठीक है, जो नागरिक हैं, जो व्यवसायी हैं या जो सरकारी विभाग हैं, इनको सूचना का आदान प्रदान करना, सार्वजनिक सेवाओं की तीव्रतर और सक्षम क्रियान्वयन करना। ठीक है, आंतरिक क्षमता का सुदृढ़ीकरण तथा कम लागत से राजस्व को बढ़ाना। ठीक है, तो जो आंतरिक क्षमता है इसको क्या करना, सुदृढ़ करना। ठीक है, कम लागत से राजस्व को बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता का सुधार, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित है। वास्तव में अगर आप बात करें कि ई गवर्नेंस क्या है, तो ई गवर्नेंस जो है, देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो और गवर्नेंस। जब हम गवर्नेंस, ये गवर्नेंस है, गवर्नेंस को जब हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से करते हैं, यानी कि इन दोनों का सम्मिलन, ठीक है, दोनों का जो है जो कॉमन चीज़ें हैं वही क्या है, ई गवर्नेंस है। ठीक है, तो गवर्नेंस में अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो हो जाता है ई गवर्नेंस। तो ये कैसे होता है, एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है, सरकार से सरकार के बीच में। ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन हो सकता है, सरकार और नागरिक के बीच में ई गवर्नेंस। गवर्नमेंट टू बिजनेस हो सकता है, सरकार से व्यवसाय के लिए। और गवर्नमेंट टू कर्मचारी यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो सकता है। तो इस तरह से जो ई गवर्नेंस है, ठीक है, ये सरकार से सरकार के बीच हो सकता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी का सरकार से नागरिकों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, सरकार से व्यवसाय के लिए, सरकार से कर्मचारियों के लिए, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, जो उनकी हायरकी है, उनको अगर आपको मैसेज कन्वे करना है, सूचना देना है, तो हम ये सरकार टू सरकार हो गया। सरकार से नागरिक यानी सरकार की तरफ से जब कोई सूचना नागरिकों को दी जाती है, कोई नोटिस दी जाती है, ठीक है, तो वो आपका गवर्नमेंट टू नागरिक हो गया। सरकार से व्यवसायियों के लिए, देखिए आजकल जो भी गवर्नेंस की चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब क्या हो गया, आजकल डिजिटल इंडिया के तहत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, जिससे काफ़ी बेनिफिट मिला है। ठीक है, और इसी तरह से सरकार से कर्मचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस के चरण आपको लिखना है। तो इसके अंतर्गत पहले चरण में क्या होता है, जो मैंने नोट्स आपको भेजा है उसमें आप लोगों ने आई होप पढ़ लिया होगा। तो चलिए देखते हैं ई गवर्नेंस के चरण क्या है। प्रथम स्तर पर सभी सरकारी विभागों में कंप्यूटरों के माध्यम से क्षमता विकास किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल पे क्या होता है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं इसमें कंप्यूटर के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। उसके बाद जो सेकेंड चरण है, द्वितीय स्तर पर क्या होता है, डेटा के प्रभाव को सुनिश्चित कराने के लिए सभी सरकारी विभागों का एकीकरण किया जाता है। यानी कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सभी का एकीकरण, यूनिफिकेशन कर दिया जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, इससे डेटा के प्रभाव को सुरक्षित कर दिया जाए। तृतीय स्तर पर क्या होता है, विभिन्न विभागों के मध्य संवाद विकसित करने के लिए वेबसाइट पर सूचनाओं का विवरण दिया गया। ठीक है, तो जो वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, उस पर क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट हैं उनके बीच अगर कम्युनिकेशन करना है, संवाद करना है, तो वेबसाइट पर सूचनाओं का विवरण दे दिया जाता है।
फोर्थ लेवल पे क्या होता है, चतुर्थ स्तर पर विभिन्न आयामों जैसे कि नागरिकों, व्यापारिक समूहों के मध्य संप्रेषण का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। तो इस तरह से ये इसके 4 लेवल हो जाते हैं। चतुर्थ स्तर पर जितने भी आयाम हैं जैसे कि नागरिक हैं, व्यापारिक समूह हैं, इन सब के भी संप्रेषण यानी कि संप्रेषण का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है ताकि सबको सूचना प्राप्त हो जाए। ठीक है, सबको सही इन्फॉर्मेशन मिले। अब हम इसके लाभ देख लेते हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस के लाभ क्या है। ई गवर्नेंस से जो टैक्स इवेजन है, कर चोरी है, उसको रोकने में मदद मिली है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा है क्योंकि जितनी भी मोस्टली योजनाएं हैं वो सब ऑनलाइन लिंक कर दिया गया है सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट से, तो इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा है। ई शॉपिंग के माध्यम से राहजनी, कर चोरी, बिचौलियों की उपस्थिति आदि को दूर करने में मदद मिली है। ठीक है, सरकारी कार्यालयों तथा जनता के मध्य की दूरी कम हुई है क्योंकि पहले क्या होता था कि हमें डायरेक्टली जा कर के जो वहाँ के बाबू होते थे उनसे मिलना पड़ता था, उनकी सिफारिश करनी पड़ती थी, लंबी लंबी लाइनें होती थी। और वहाँ पे क्या होता था, जब वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ पे बिना सुविधा शुल्क दिए काम नहीं होता था। तो इससे क्या हुआ है कि सरकारी कार्यालय और जनता के बीच की दूरी कम हुई है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। सरकार की जो पहुंच है वो समाज के निम्नतर स्तर तक पहुंची है। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर संरचनाओं में सरलीकरण एवं निर्णय लेने की क्षमता में अभिवृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये सब इसके लाभ हैं। सभी सूचनाओं का प्रत्यक्षीकरण तथा विश्वसनीयता उपलब्ध हुई है। ठीक है, एक तो बिल्कुल जो सूचनाएं हैं वो बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं और उससे रिलायबिलिटी बढ़ी है। विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करना आसान हुआ है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके मध्य देखिए फिजिकली जाना और ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से एक दूसरे को मैसेज करना, मेल करना, उसका फीडबैक लेना, ये कहीं ज़्यादा आसान है। जटिल आर्थिक प्रक्रिया समझने की क्षमता विकसित हुई है। ठीक है, तो जटिल आर्थिक प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से आसानी से समझने की जो क्षमता है वो विकसित हुई है। तो इस तरह से इसके लाभ को हम लोगों ने सबसे पहले इनके चरण देखे ई गवर्नेंस के, फिर इसका लाभ देख लिया। ठीक है, अब लास्ट में इसकी जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। भारत में अभी भी डिजिटल डिवाइड, ठीक है, डिजिटल डिवाइड यानी कि ग्रामीण शहरी क्षेत्र के नागरिकों तक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच का अंतर का उपलब्ध न हो। देखिए आज भी अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की बात तो इतनी हो रही है, लेकिन ग्रामीण देखिए भारत जो है वो गाँव का देश है और भारत में ग्रामीण स्तर पर अभी भी जो इंटरनेट की उपलब्धता है वो पहुंच नहीं पाई है। तो बहुत सारे काम हमारे ठीक से नहीं हो पाते हैं। जन सामान्य में साक्षरता एवं शासन के प्रति जागरूकता की कमी है। ठीक है, तो जन सामान्य चूँकि साक्षरता की कमी है तो साक्षरता न होने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट तभी लिया जा सकता है जबकि साक्षरता ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, और जागरूकता। ई गवर्नेंस संबंधित कार्यों में प्रशिक्षित सरकारी कर्मियों द्वारा क्रियान्वयन में कमी। तो इसमें क्या है, ई गवर्नेंस संबंधित कार्यों में प्रशिक्षित सरकारी कर्मियों द्वारा क्रियान्वयन में कमी। ठीक है, तो ये भी एक इसका रीज़न है। अब ये भी एक चुनौती है हमारे लिए। तो जटिल ई गवर्नेंस परियोजना तथा प्रभावी सूचनाओं का लोप। ठीक है, जो ई गवर्नेंस परियोजना देखिए जो पुराने लोग हैं, जो पुराने एम्प्लॉई हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जटिल बन जा रहा है। ठीक है, और जो नए लोग हैं, जो नए कैंडिडेट पहुंच रहे हैं एम्प्लॉई, तो वो तो आसानी से इन चीज़ों को सीख लेते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके लिए जटिलता का विषय है। तो जटिल ई गवर्नेंस परियोजना तथा प्रभावी सूचनाओं का लोप। तो अब हम लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, इस प्रकार ई गवर्नेंस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रभावी परियोजना बनाना, प्रत्येक कार्यकलाप का आयोजन करना, मानव तथा वित्तीय संसाधन का आवंटन, निरंतर निगरानी तथा मध्यावधि सुधार के माध्यम बनाना अति आवश्यक है। तो इस तरह से आपका ये कंक्लूजन हो गया कि इस प्रकार ई गवर्नेंस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इफ़ेक्टिव अगर इम्प्लीमेंटेशन इसका करना है, ठीक है, तो प्रभावी परियोजना बनाना पड़ेगा, प्रत्येक कार्यकलाप का आयोजन करना पड़ेगा, मानव तथा वित्तीय संसाधन का आवंटन करना पड़ेगा, निरंतर निगरानी भी रखनी पड़ेगी तथा मध्यावधि सुधार के माध्यम अति आवश्यक है, यानी कि बीच में कहीं भी अगर सुधार की ज़रूरत हो तो उसको किया जाए। तो इस तरह से हमारा ये कंक्लूजन हो गया। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुशासन से क्या अभिप्राय है, इसके विविध घटकों को स्पष्ट कीजिए। ये आपको लिखना है 150 शब्दों में। अब देखिए यही प्रश्न कोई ज़रूरी नहीं कि 150 शब्द में ही आएगा। अब यही क्वेश्चन आपसे 250 शब्द में भी पूछा जा सकता है और इसी प्रश्न को आपसे 150 शब्दों में भी पूछा जा सकता है। तो अब ये क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए कि अगर इसी को आपको 250 शब्दों में लिखना है तो थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं, कुछ चीज़ों को और ऐड कर देते हैं, लेकिन जब इसी प्रश्न को आपसे कम शब्दों में पूछा जाएगा तो आप मेन पॉइंट लिखेंगे जो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सुशासन, अब इस प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करना है, सुशासन से अभिप्राय क्या है ये लिखना है और इसके विविध जो घटक हैं घटक को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या किया गया है कि देखिए हम इसकी एक डिफिनीशन लिख देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के अनुसार सुशासन का तात्पर्य ऐसे शासन से है जो विधि के शासन को बढ़ावा देता हो, विधि के शासन को बढ़ावा देता हो तथा जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, सहभागिता के साथ साथ समानता का भाव निहित हो, उसे हम क्या कहते हैं, सुशासन कहते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सुशासन के लिए शासन प्रणाली में उच्च नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है। ठीक है, उच्च नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है सुशासन के लिए। इसके लिए सुशासन में अनेक घटकों को समाहित किया गया है और इन घटकों को निम्नलिखित आरेख से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा था, सुशासन से अभिप्राय और इसके विभिन्न घटकों को स्पष्ट करना था। तो अब इस तरह से आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, समावेशी दृष्टिकोण होना चाहिए, न्यायप्रियता होनी चाहिए, सुशासन के घटक में विधि का शासन और कार्यकुशलता और सहभागिता। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक नज़र में एग्जामिनर को ये सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेडिंग लिखने से बचना है। यहाँ पे अगर आपने मेंशन कर दिया है तो आप हेडिंग न लिखें। ठीक है, अब यहाँ से हालांकि इसमें लिखा गया है लेकिन आप न लिखें और इसको आप पैराग्राफ चेंज करके या एक एक लाइन में करके आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जैसे ये क्या है, कार्यकुशलता, तो शासन तंत्र में कार्यकुशलता से कार्य तीव्र गति से संपन्न होते हैं जिससे योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को शीघ्र प्राप्त होता है। तो आप ऐसे लिखिए इसको, कार्यकुशलता को अगर हेडिंग आप नहीं डालते हैं तो आप यहाँ पे पॉइंट करके भी लिख सकते हैं और कार्यकुशलता को आप क्या करिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, सहभागिता से क्या तात्पर्य है कि सहभागिता से कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, पारदर्शिता से, तो इससे क्या होता है कि शासन में भ्रष्टाचार का अंत होता है तथा सूचनाओं तक पहुंच आसान होती है। जब पारदर्शिता रहेगी चीज़ों में तो क्या हो जाएगा, शासन में भ्रष्टाचार का अंत होता है और सूचनाओं तक पहुंच आसान होती है। जवाबदेही का मतलब इससे शासन में जनता का विश्वास बढ़ता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जवाबदेही से शासन में जनता का विश्वास बढ़ता है। ईमानदारी से भी भ्रष्टाचार तथा अनैतिक क्रियाएं कम होती हैं। ईमानदारी अगर है तो इससे भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और अनैतिक क्रियाएं भी कम होंगी। समावेशी दृष्टिकोण, इससे समाज के सभी वर्गों तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। समावेशी दृष्टिकोण से क्या है कि समाज के सभी वर्गों तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, न्यायप्रियता, अन्याय के प्रति खड़े होने में सहायता मिलती है। अगर न्यायप्रियता है तो अन्याय के प्रति खड़े होने में सहायता मिलती है। विधि संगत लोचपूर्ण शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था विधि के अनुसार चले और उसे समय के अनुसार परिवर्तनीय भी होना चाहिए। शासन व्यवस्था जो होनी चाहिए विधि के अनुसार चलना चाहिए और उसे समय के अनुसार परिवर्तनीय भी होना चाहिए। तो निष्कर्ष आप लिख दीजिए, निष्कर्षतः उपयुक्त घटक सुशासन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बस ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन बहुत ही आपको कम ही शब्दों में लिखना होता है, बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना होता है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शिता एवं जवाबदेही शासन के अनिवार्य अंग हैं, व्याख्या कीजिए। पारदर्शिता एवं जवाबदेही, इन्हीं दो पॉइंट्स को, अब ये प्रश्न आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितने, देखिए अब ये 150 शब्दों में आ सकता है और ये 50 शब्दों में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको अगर 50 शब्दों में लिखने के लिए आएगा तो 50 शब्द का मतलब आप समझ गए कितना हुआ, 7-8 लाइनों में आपकी बात को कंप्लीट करना है। आपको वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखना है। अब आप लोग इस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप देखिए 5 शब्द कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे 50 है तो 55 हो गया, 45 हो गया, चलता है। लेकिन अब 50 का आप 100 कर देंगे तो एग्जामिनर उस पर मार्क्स नहीं देगा और ना ही आपके आंसर को पढ़ेगा, वो बोर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो
तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पारदर्शिता एवं जवाबदेही। बदले सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को शासन के अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। पारदर्शिता एवं जवाबदेही से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सुशासन की, तो पारदर्शिता व जवाबदेही से सुशासन की स्थापना होती है। ठीक है, सुशासन की स्थापना पारदर्शिता व जवाबदेही से होती है, जिसमें बेहतर शासन के साथ साथ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो जब सुशासन होगा तो इसमें लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास बेहतर शासन के माध्यम से होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जवाबदेही एवं पारदर्शिता में लोगों के कल्याण की भावना निहित होती है तथा अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का हित साधने का प्रयास किया जाता है। जवाबदेही व पारदर्शिता में क्या होता है, लोगों के कल्याण की भावना निहित होती है। तो आपको हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंट वाइज लिखते चले जाइए। ठीक है, नेक्स्ट, शासन में विश्वास। शासन में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए पारदर्शिता व जवाबदेही जैसे गुणों का होना आवश्यक है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही से भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों का समाधान किया जा सकता है। पारदर्शिता और जवाबदेही से क्या होता है कि जो भ्रष्टाचार जैसी बुराई है इसका समाधान किया जा सकता है, जिससे कार्यों व योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वयन हो पाता है। जिससे कार्यों व योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो पाता है। विधि का शासन। पारदर्शिता व जवाबदेही से विधि का शासन मीन्स रूल ऑफ लॉ स्थापित होता है, जो सामाजिक व कानूनी संरचना के लिए अत्यावश्यक है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त इससे आर्थिक विकास को गति प्राप्त होती है। लाल फीताशाही। ठीक है, लाल फीताशाही आप लोग समझते होंगे। लाल फीताशाही में कमी आती है। ठीक है, तथा जनता एक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच शीघ्र व प्रभावी तरीके से होती है। तो इससे क्या होता है कि आर्थिक विकास को गति मिलती है। ठीक है, जब पारदर्शिता होती है, जवाबदेही होती है। लाल फीताशाही में कमी आती है, यानी कि लेट लतीफ़ जो है, लाल फीताशाही का मतलब कि फाइलों को लाल फीते में बांध करके पहुंचाने में बहुत समय लग जाता था। तो इससे जो है हमारा कार्य बहुत विलम्ब से होता था। तो इससे कमी आती है, काम अच्छे से होता है। जनता तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच जो होती है शीघ्र व प्रभावी तरीके से होती है। अब लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए। अतः जवाबदेही व पारदर्शिता शासन के अनिवार्य अंग हैं, क्योंकि बिना इसके शासन प्रणाली न तो दक्ष होगी और न ही सर्वसमावेशी होगी। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को, इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, जो कल हम लोग वैश्वीकरण देख रहे थे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। अब वैश्वीकरण के कारण भारत में आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना है। अब देखिए इस प्रश्न को, चूँकि यूपीपीसीएस का है, जीएस का क्वेश्चन है, तो यहाँ 125 शब्दों में पूछा गया था। तो ये आपसे 150 शब्द या 250 शब्दों में करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। अब देखिए, अगर यही प्रश्न आपका 250 शब्दों में आता है तो सबसे पहले थोड़ा सा वैश्वीकरण के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला, उसके बाद आप क्या करेंगे कि वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना है तो आप करेंगे। लेकिन अगर 150 शब्दों में पूछता है तो सीधे आप जो है यहीं से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, या चाहें तो वैश्वीकरण में 1-2 लाइन लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वैश्वीकरण ने भारत में औद्योगिक विकास पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव डाला है। जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, इससे दोनों तरह के प्रभाव पड़े हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो पहले सकारात्मक देखिए, फिर नकारात्मक देखते हैं। वैश्वीकरण ने भारतीय उद्योगों में भारी मात्रा में विदेशी निवेश, ठीक है, जैसे कि एफडीआई, इस वैश्वीकरण के कारण भारत में आई है। देखिए जब एफडीआई आती है किसी भी कंट्री में तो उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो कोई भी कंट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश बुलाना चाहती है। तो जब हमारे इंडिया में जब निवेश होगा तो उससे क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, कारखाने लगेंगे। तो इसलिए विदेशी निवेश का बढ़ना अच्छी बात है। विदेशी फर्म अपने साथ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ लाईं, ठीक है, टेक्नोलॉजी लेके आई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों का वैज्ञानिक विकास हुआ। ठीक है, वैश्वीकरण ने वित्तीय क्षेत्र
के सुधारों का नेतृत्व किया, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का नेतृत्व हुआ, जो बदले में आर्थिक उदारीकरण की ओर अग्रसर हुआ। तो इससे क्या हुआ, वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ, वैश्वीकरण के ने किया, ठीक है, वैश्वीकरण ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का नेतृत्व हुआ, जो बदले में आर्थिक उदारीकरण की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है। और वैश्वीकरण से परिवहन उद्योग में विशेष रूप से विमानन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। देखिए, जब वैश्वीकरण होगा तो परिवहन उद्योग में वृद्धि होगी, ठीक है, यानी कि जो फ्लाइट पहले, अब जब वैश्वीकरण हुआ, जब बिजनेस ग्लोबलाइजेशन होगा तो लोगों का विभिन्न कंट्रियों में आना जाना रहेगा, तो उससे क्या होगा, एयरलाइंस में डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और भारतीय कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योग को नए बाज़ारों तक पहुंच मिली, ठीक है। तो भारतीय कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योग, चूँकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ेगी, नए बाज़ार हमें मिलेंगे, तो इसमें क्या होगा, इन उद्योगों में वृद्धि भी होगी। वैश्वीकरण ने भारत में विशेष उद्योगों के विकास में मदद की, ठीक है। किन किन में मदद की देख लेते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे रक्षा प्रौद्योगिकी, आज रक्षा प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारा जो इसरो है, नासा है, इसके माध्यम से विदेशों के भी उपग्रह हमारे यहाँ से छोड़े जाते हैं। परमाणु ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आदि, तो इन सब में इन जो उद्योग हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी वृद्धि हुई, ठीक है। तो अब लास्ट में हम कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हालांकि वैश्वीकरण ने विदेशी और घरेलू कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी, ठीक है। देखिए, इससे बेनिफिट तो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जो विदेशी और घरेलू कंपनियां हैं, इनके बीच कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। तो अब लास्ट में कंक्लूजन लिखिए कि आधुनिक तकनीकों के साथ बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप श्रम आवश्यकता में कमी आई, ठीक है। वैश्वीकरण ने नई बीमारियों और महामारियों के खतरों को भी लाया। तो ये इसके निगेटिव इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जैसे कोरोना की अगर बात की जाए तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण की ही देन है कि आज कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली, भारत में भी आई, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बस आज इतना ही। आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इन प्रश्नों को आप लोग लिखने का अभ्यास करें, इसके कीवर्ड्स को नोट करें आप अपने नोट्स में, और इस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखें कि कभी भी शॉर्टकट न यूज करें। जैसे कुछ लोग लिखते हैं डिफिनीशन तो DEF लिख के N लिख दिया, तो ये आपको नहीं करना। इससे क्या होगा, मार्किंग घटेगी। जैसे आपको लिखना है कोई भी चीज़, जैसे लिखते हैं रोते रोते, ठीक है, रोते रोते आपको लिखना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो इन शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इंग्लिश आपको प्रयोग नहीं करना है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिखेंगे। अगर आप कहीं इंग्लिश शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक है, आप उसको जो है थोड़ा बहुत, चलिए, जो व्यवहारिक है उसको आप हिंदी वर्तनी में ही प्रयोग करें। जो प्रचलित शब्द हैं, ठीक है, उसको स्पेलिंग नहीं लिखना है आपको, उसको आप हिंदी में ही, ठीक है, देवनागरी लिपि में ही लिखें। तो ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। रेगुलर इसी तरह से आप लोग लिखते रहें, सिलेक्शन सुनिश्चित ही होगा आप लोगों का। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।